हेलो। आज हम बात करेंगे ओवरसीज मिलिट्री बेसेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। मीन्स अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है वो अमेरिका के बाहर कितना है और कहाँ कहाँ है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स की जितनी भी मिलिट्री बेसेस है, चाहे वो नेवी बेसेस हो, आर्मी का बेसेस हो, एयरफोर्स का बेसेस हो, वो पूरी ग्लोब में, पूरी दुनिया में वो कहाँ कहाँ लोकेट होते हैं। तो जैसा कि अभी एक न्यूज़ में है, एक करंट न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो बरगाम एयर बेस को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स वापस लौट गई, जो कि अफ़गानिस्तान में उसका सबसे बड़ा एयर बेस था। उसके बाद से ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसा ही रिपोर्ट किया, बीबीसी ने भी कुछ ऐसा ही रिपोर्ट किया कि बडगाम एयर बेस को उन्होंने छोड़ दिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस में यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स आता है, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी आता है, यूनाइटेड नेवी आता है, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स आता है, यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स आता है। मीन्स यूएस स्पेस फोर्स आता है। स्पेस फोर्स मीन्स होता है कि अगर आप अंतरिक्ष में भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो अमेरिका उसके लिए तैयार बैठा है आपकी सेटेलाइट गिराने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि 2019 में भारत ने भी ऐसा टेक्नोलॉजी हासिल किया था जिससे कि डीआरडीओ ने एक ऐसा रॉकेट लॉन्च किया था जिससे कि एक मतलब कि सैटेलाइट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। तो ऐसा अमेरिका के पास 1970s में ही टेक्नोलॉजी आ गया था। रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है। तो उसका एक स्पेस फोर्स भी है जिससे कि वो स्पेस की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ द एयरफोर्स कहा जाता है। फिर से यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड है जो उसकी तटीय सीमा है उसको रक्षा देती है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर में अमेरिका का किस देश में सबसे बड़ा बड़ा एयरबेस है। तो अफ़गानिस्तान की सबसे बारे में हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि तो वहाँ पर बडगाम एयरबेस था जिसको वो छोड़कर चली गई है। तो बडगाम एयरबेस को हम इसलिए से एक्सक्लूड कर देते हैं। बाकी वहाँ पर कैंप ड्रॉर है, कैंप लेदननेक है, एफओबी डेलारवियन है, कंधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सिंडलैंड एयरबेस है। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के इस पॉइंट पर वो अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है। और जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उन्होंने बोला है कि 9/11 जो आएगा 2021 में। मीन्स देखिए 11 सितंबर को बोला है कि 11 सितंबर को हमारा लास्ट डे रहेगा, क्योंकि उस दिन हम पूरी तरीक़ा से अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। वो क्यों ये डेट चुने? क्योंकि इसी दिन जो जो वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक हुआ था 9/11। तो इसीलिए उन्होंने ये डेट को चुना है। क्योंकि समझिए ये 9/11 का मतलब 9 नवंबर नहीं होता है, बल्कि 11 सितंबर होते, क्योंकि अमेरिका में पहले मंथ लिखा जाता है फिर डेट लिखा जाता है। सो हम आगे बढ़ते हैं। तो उसका एयरबेस अफ़गानिस्तान में हमने देख लिया, फिर बहरीन में है, बेल्जियम में है। बेल्जियम में वैसे मैं बता दूं कि बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स, वो वहाँ पर नेटो का हेडक्वार्टर भी है और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। फिर बुल्गारिया में, जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। क्यूबा क्यूबा उसका एक दुश्मन देश है और हमेशा से फिदेल कास्त्रो के शासन में आने के बाद से उसका और क्यूबा का रिलेशंस बहुत ही बुरा है। लेकिन फिर भी क्यूबा के एक बहुत बड़ा 30 स्क्वायर किलोमीटर्स का ग्वाटेनामो बे होता है। ये वहाँ के नेवी उसको कंट्रोल करती है, यूएस नेवी। तो ग्वाटेनामो बे को 1905 में वो वहाँ की जो प्रेजेंट जो कि क्यूबन गवर्नमेंट थे उससे वो लीज़ पर लेती है, जो कि अभी भी कंटिन्यूअस है। मतलब पिछले जो कि 50 साल से वहाँ पर फिदेल कास्त्रो, राहुल कास्त्रो, ये लोग जो शासन किया, इस बीच में भी ग्वाटेनामो को वो अपने कंट्रोल में रख सकी है यूएस आर्मी। सो जिबूती में भी उसका है। एंड जर्मनी में आप देखिए, जर्मनी में उसका बहुत ज़्यादा एयर बेस है, मिलिट्री आर्मी बेस है, फिर से मरीन बेस है, बहुत सारा उसका बेस है। इसमें से आपका रेमिस्टियर एक एयर बेस है, उसके बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो जर्मनी में उसका इतना ज़्यादा बेस है। और जर्मनी के बारे में पता है, वो एकदम यूरोप के सेंटर में, एकदम सेंट्रल यूरोप में है जर्मनी। फिर उसका उसका जो मिलिट्री बेस है वो ग्रीस में है, ग्रीनलैंड में। ग्रीनलैंड हालांकि कोई एक सेपरेट कंट्री है नहीं, लेकिन इसे एक यूरोपियन कंट्री डेनमार्क कंट्रोल करता है। और ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है। और ग्रीनलैंड के बारे में मैं अपने एक वीडियो में कॉन्टिनेंट सीरीज़ वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ये ग्रीनलैंड टेक्निकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन उसे पूरी तरीक़ा से कंट्रोल करता है एक यूरोपियन कंट्री, जो कि तो डेनमार्क।
इसे कंट्रोल करता है। तो वहाँ पर थुलू एयरबेस है इसका। फिर से गुआम, गुआम जो है वो आप इसे बोल सकते हैं कि ये यूएस का ही पार्ट है, बट आप टेक्निकली कह सकते हैं यूएस मेनलैंड जो है, यूएस की जो एकदम मुख्य भूमि है वहाँ से ये बहुत दूर है। ये जापान के नज़दीक है गुआम, जिसे वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान से हड़प लिया था, छीन लिया था गुआम को। तो वहाँ पर भी उसका ज़बरदस्त एयर बेस है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पर उसका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, हज़ारों सैनिक हमेशा रहते हैं। फिर से इराक में उसका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बहुत ज़बरदस्त है, उसके हज़ारों सैनिक, दसियों हज़ार से ज़्यादा सैनिक आज के डेट में भी इराक में मौजूद है। और इराक में उसका बहुत ज़्यादा मिलिट्री बेसेस है, वो चाहे उसमें एयर बेस हो, फिर से आर्मी हो, नेवी हो, बहुत ज़्यादा। एंड अब जापान, जापान में भी उसका कह सकते हैं कि जापान में भी यूएस की जो आर्मी है वो करीब करीब 50,000 के करीब करीब है, क्योंकि ये पेंटागन कभी ये जो क्लासिफाइड जो कि ये डिटेल्स है उसे कभी रिलीज़ नहीं करते, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है, प्रिडिक्शंस लगाई जाती हैं कि आखिर जापान में यूएस की कितनी ट्रूप्स हो सकती हैं। तो वो करीब करीब 50,000 है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं यूएस का जापान में वहाँ पर। क्योंकि जब जो कि मैकार्थर थे, यूएस जनरल थे मैकार्थर, वो टोक्यो में 1945 से लेकर के 1950 तक उसी के हेड थे, जो कि जीती हुई जो अलाइड पावर्स थी उसके हेड थे मैकार्थर जापान में। तो वहाँ पर वो बहुत दिनों तक थे। उसके बाद से और 1945 के बाद से ही यूएस जो है वो जापान में कॉन्टिन्यूसली वहाँ पर है, क्योंकि जापान की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती है, ऐसा यूएस का कहना है। इसलिए वो वहाँ पर 1945 से ही कॉन्टिन्यूसली रह रही है। फिर से इटली में भी उसका ज़बरदस्त मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है कोल्ड वार के टाइम से। फिर कोसोवो, कोसोवो को कह सकते हैं कि जो भी वेस्टर्न नेशंस होती है, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, उनका कहना है कि कोसोवो एक सेपरेट कंट्री है। लेकिन रशिया है, चाइना है, इंडिया है, तो इन सब देशों का कहना है कि नो, कोसोवो सर्बिया का पार्ट है, इसलिए हम कोसोवो को एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानेंगे। तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियोस बनाया है सॉवरेनिटी पर, वीडियो की कौन सा कंट्री सॉवरेन है, कौन सा कंट्रीज अभी भी अपने आज़ाद, मतलब कि वो उसका टेरिटरी अलग है, गवर्नमेंट अलग है, लेकिन उससे रिकॉग्निशन नहीं मिला है अधिकतर दुनिया के देशों से। तो उसमें मैंने कोसोवो के बारे में डिटेल से बताया, आप वहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। फिर से कुवैत में भी इसका ज़बरदस्त मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। कुवैत के बारे में मैं बता दूं कि 1991 में जब वहाँ के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर थे, तो उन्होंने कुवैत के समर्थन में, जब वहाँ पर इराक ने हमला कर दिया था कुवैत पर, तो उन्होंने कुवैत के समर्थन में बहुत ज़बरदस्त बमबारी की थी इराक पर। और इराक जो हड़पना चाहता था कुवैत को, तो उन्होंने कुवैत को बचाया भी। तो इसलिए वहाँ से कंटिन्यूसली उनका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है कुवैत में। फिर से किर्गिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, नीदरलैंड्स जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्री है, पेरू जो कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, पुर्तगाल रोनाल्डो वाला कंट्री, तो यहाँ पर भी उसका एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। फिर पोर्टो रिको को आप कह सकते हैं कि यूएस का एक यूनियन टेरिटरी है, फेडरल टेरिटरी है, जिसको वहाँ की केंद्रीय सरकार नियंत्रण करती है। हालांकि ये टेक्निकली देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में ही आता है, कैरेबियन के आसपास है ये। तो आप हमारे जैसे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि हमारे मेनलैंड इंडिया से काफ़ी थोड़ा सा दूर है, तो बिल्कुल वैसे ही जो मेनलैंड यूनाइटेड स्टेट्स है वहाँ से वो काफ़ी दूर है पोर्टो रिको। हालांकि इसे स्टेट्स बनाने के बहुत ज़्यादा मांग पोर्टो रिको के लोग, यूनाइटेड स्टेट्स जो सीनेट है, फिर से कांग्रेस है, वहाँ से उन लोगों ने कई बार किया है। तो पोर्टो रिको को आप कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है यूनाइटेड स्टेट्स का। फिर से कतर में भी उसका एक एयरबेस है। सऊदी अरेबिया तो खैर यूएस के रहमो करम पर उसकी अभी तक सल्तनत चल रही है। डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में एक बार बोला भी था कि हम जब चाहें तब हटा सकते हैं वहाँ के राजाओं को शासन से। फिर से सिंगापुर में भी उसका एक मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। एंड देन साउथ कोरिया में उसका ज़बरदस्त करीब 30,000 से 40,000 तक उसके सैनिक रहते हैं साउथ कोरिया में, क्योंकि वो बोलता है कि नॉर्थ कोरिया की सनक से अगर साउथ कोरिया को बचाना है तो हमें वहाँ पर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी साउथ कोरिया को बचा सकते हैं, साउथ कोरिया खुद को नहीं बचा सकता है। खैर ये बात अलग है। स्पेन में भी उसका मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है। एंड देन टर्की में भी है। अर्दोगान के जो तानाशाही शासन है इसके बावजूद है, क्योंकि टर्की जो है वो एक नेटो मेंबर है। तो भाई नेटो मेंबर, नेटो कंट्रीज जो भी हैं
तो भाई वहाँ पर जो भी कंट्री है, आप अभी टर्की भी चाहे तो कि हम अपना यूनाइटेड स्टेट्स में एक एयरबेस बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल वही बना सकता है, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है। फिर से यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इंग्लैंड तो खैर इसका भाई ही है, कह सकते हैं कि पूर्व पिता है यूनाइटेड स्टेट्स का, तो वहाँ पर भी उसका मिलिट्री बेस है। तो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक यूनाइटेड स्टेट्स इसलिए सुपर पावर है क्योंकि इसका दुनिया के हर एक देशों में उसका एक पकड़ है। जो दुश्मन देश है उस देश में भी उसका एक ज़बरदस्त पकड़ है। वो रेबल फाइटर्स को ज़बरदस्त फंडिंग करता है, मिलिट्री हार्डवेयर से उनको सुसज्जित करता है, बोलता है कि आप लड़ो, जो कि आपके जो एक इस्टेब्लिश्ड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे आप लड़ो। तो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ है, लेकिन इसकी जो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो पूरी दुनिया में है। जैसे कि आप एक बुक को पढ़ सकते हैं, बेस्ट नेशंस हाउ यूएस मिलिट्री बेसेस अब्रॉड हार्म अमेरिकन एंड द वर्ल्ड, डेविड वाइन के द्वारा लिखा गया है। इस बुक में लिखा गया है कि यूएस का कितना मिलिट्री बेसेस है, क्योंकि पेंटागन कभी भी ये क्लासिफाइड डिटेल्स रिलीज़ नहीं करता, लेकिन इस बुक में अधिकतर बताया गया है कि यूएस के अधिकतर यूएस जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको भी नहीं पता है कि उनके देश का जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है वो कितना है। हालांकि यूएस के बारे में बता दो कि यूएस अधिकतर कंट्री जो होती हैं वो अपने देश में ही एक कमांड बनाती हैं, थिएटर कमांड बनाती हैं। जैसे कि आप इंडिया में देख सकते हैं, ये जो कि इंडियन आर्मी है वो अपना नदन कमांड, फिर से सदर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, नॉर्थ वेस्टर्न कमांड, नॉर्थ ईस्टर्न कमांड बनाती है। तो वैसे यूएसए जो है वो पूरी दुनिया को एक थिएटर कमांड के रूप में देखता है। और इसका यूएस नदन कमांड होता है, फिर से सदर्न कमांड होता है, अफ्रीकन कमांड होता है, सेंट्रल कमांड होता है, इसमें सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट आता है, फिर से यूरोपियन कमांड होता है, एंड देन इंडो पैसिफिक कमांड होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें इसका पूरी दुनिया पर कंट्रोल है, पूरी दुनिया पर एक थिएटर के जरिए कंट्रोल करता है और हर एक देश में, इसीलिए इसका बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री बेसिस है। पूरा मिडिल ईस्ट के हर एक कंट्री में, सीरिया को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि सीरिया में असद की सरकार है और असद भी चल रही है रशिया के रहमो करम पर। सो इंडिया के बारे में बता दो कि इंडिया में जो थिएटर कमांड्स है वो 2020 में बात आई थी कि इंडिया में भी थिएटर कमांड का जो चलन है वो शुरू होने वाला है। लेकिन ये कोई इंडिया पूरी दुनिया को थिएटर कमांड में नहीं चेंज करने वाला है, बल्कि ये खुद के जो कि सदर्न कमांड, नदन कमांड, ईस्टर्न कमांड, वो उसको कमांड हटाकर थिएटर में करना चाहता है। जिससे कि जैसे कि आर्मी का अलग कमांड है नदन कमांड, फिर से नेवी का अलग सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, फिर से एयरफोर्स का अलग है नदन कमांड, सदर्न कमांड। तो ये चाहता है कि सब लोग ज्वाइंट मिलकर काम करें। तो ये इसी को हम लोग थिएटर कहते हैं, जिसमें कि अगर मान लीजिए कि एक नॉर्दर्न थिएटर आता है, उसका एक हेडक्वार्टर होता है प्रयागराज, इलाहाबाद। तो उस इलाहाबाद में जो कि उसका जनरल जो उसको उसको जो उसमें हेड होगा वो जो कि नॉर्दर्न कमांड के एयरफोर्स का भी हेड होगा, नॉर्दर्न कमांड के आर्मी का भी हेड होगा, नॉर्दर्न कमांड के नेवी का भी हेड होगा। तो इसे हम थिएटर कमांड्स बोलते हैं। सो यूनाइटेड स्टेट्स की जो सबसे बड़ी अगर कोई मिलिट्री बेस है अगर अमेरिका के बाहर, तो वो जर्मनी में है। जर्मनी का एक मतलब कि एयरबेस है रैमस्टीन एयरबेस। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अमेरिका की अकेले 50,000 से ज़्यादा सैनिक है, लेकिन जर्मनी कहता है कि नहीं, हमारे पूरे देश में ही 38,605 सैनिक है। और यहाँ मतलब कि जर्मनी के इस लोकेशंस पर जहाँ जहाँ आपको साइन किया गया है, यहाँ हर जगह बताया कि बस यहीं पर हमारे यूएस की सैनिक है और कहीं नहीं है, बस 38,000 है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बात है, बल्कि 50,000 से भी अधिक है। और केवल तो रैमस्टीन पर ही कहा जाता है कि 40,000 से 50,000 तक है। और आप इससे भी समझ सकते हैं कि अमेरिका कितना ज़्यादा, अमेरिका की फ़ौज 23 लाख की है। आर्मी मैं सिर्फ बता रहा हूँ, एयरफोर्स और नेवी को मिला लिया जाए तो करीब 25 लाख हो जाएगा। तो यूएस की जो आर्मी थी, ट्रूप्स जो थे, वो अफ़गानिस्तान में केवल और केवल 2011 में देखे तो 1,10,000 थे। अफ़गानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि अब तो बहुत कम रह गए हैं, 2,000 ही रह गए हैं। लेकिन 2011 में 1,10,000, आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। और 2001 से लेकर के 2019 के बीच अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने 822 अरब डॉलर खर्च किए हैं। और अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को मिला लिया जाए तो 2001 से 2019 के बीच में अमेरिका ने 978 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। हालांकि मैं बता दूं, इंडिया का जो मिलिट्री बजट होता है वो हर साल
$68 to $70 बिलियन होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं कि इंडिया का 15 साल का जो मिलिट्री बजट होगा वो उसने इंडिया का टोटल 15 साल का मिलिट्री बजट उसने 20 साल में अफ़गानिस्तान में खर्च कर दिया है। और अमेरिका का अगर आप बजट देखना चाहते हैं तो इस साल का ही अकेला बजट $778 बिलियन है। ऐसा सिप्री का कहना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दुनिया की सबसे बड़ी थिंक टैंक है, जो बोलती है कि कौन सा देश का कहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, कौन सा देश का कहाँ कितना कितना मिलिट्री बजट है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई यूएस की मिलिट्री बेसेस दुनिया में हर जगह है, तो इंडिया में है कि नहीं है। तो इंडिया में आप मिलिट्री बेसेस नहीं है यूएस की, मैं सही कहूँ तो। लेकिन अमेरिका जो है वो भारत के साथ 3 ट्रीटी किया है, कॉम कासा, लेमोआ एंड बेका। तो इन 3 ट्रीटी से अमेरिका को ये एज मिलता है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका को कोई देश चाइना से लड़ाई हो जाए, जापान से लड़ाई हो जाए, मान लीजिए कि अमेरिका को अगर फिलीपींस से, इंडोनेशिया से लड़ाई हो जाए, तो अगर वो चाहती है कि तो अमेरिका तो है इतना दूर, 9,000 किलोमीटर दूर, तो अमेरिका चाहे तो इंडिया में बेका, लेमोआ, कॉम कासा ट्रीटी के तहत इंडिया में अपनी जो कि नेवल शिप्स हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, आर्मी है, उसको डिप्लॉय इंडिया में कर सकती है कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आराम से कर सकती है। रिफ्यूलिंग कर सकती है, अपने एयरक्राफ्ट में तेल भरवा सकती है, उसके सैनिक कुछ दिन तक भारत में रह सकते हैं, तो यहाँ पर उसके जेट लैंड कर सकता है। तो ये उसको एज देता है। मीन्स तो इंडिया को भी इसके रिवर्स में होता है कि इंडिया भी चाहे तो अमेरिका में अपना अपना जो शिप है वो डिप्लॉय कर सकता है, अपनी आर्मी को वहाँ पर कुछ दिन के लिए रख सकता है, अपनी जेट में फ्यूल भरा सकता है, उसके जेट लैंड कर सकते हैं। बट आप ही सोचिए कि इंडिया को किससे लड़ाई करना है, कनाडा से, अर्जेंटीना से, ब्राज़ील से, किससे, पेरू से, वेनेजुएला से, किससे, क्यूबा से। अगले 50-100 साल में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हालांकि इंडिया ने ट्रीटी साइन करके यूएस को एक एज दे दिया है। तो खैर, आपका इस बारे में क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स।